Hello dear students, welcome in your mathematics class. First of all, congratulations on your result. तो अभी आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टॉपिक तक पहुंचने से पहले बच्चों कुछ क्लैरिटी मैं आपको करना चाह रही हूँ। वो क्लैरिटी ये है कि आप में से जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए कुछ टर्म्स नई होंगी। उनको पहले उन्होंने हिंदी में पढ़ी होंगी और यहाँ अब एकदम से हमारा इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट हो जाता है 11th में मैथमेटिक्स, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है उनको आए। तो आपको घबराना नहीं है। जहाँ जिस टर्म में आपको प्रॉब्लम आए, जो शब्द आपको समझ में ना आए यहाँ पर, तो आप उनको बेझिझक पूछेंगे, ठीक है। वो चीज़ें वही हैं, सिर्फ वो इंग्लिश में अब हैं। वैसे तो आप जब 10th में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्लियर किया था वो सब कुछ, साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश में भी बताती थी। लेकिन फिर भी अगर अब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपकी प्रॉब्लम को लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, उनके आंसर आप मुझे दीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन है बच्चों कि आप ये इन्हें क्या कहते हैं? क्या आप इनको पहचानते हैं कि ये क्या है? सोचिए और बताइए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इन्हें इंग्लिश में हम वॉवल्स कहते हैं। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ। यहाँ कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं इनको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही, ये हमारे पास सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स हैं। इनको हम इवन नंबर्स भी कहते हैं। सम संख्याएं एक ही चीज है, तो इंग्लिश में हम इनको इवन नंबर्स बोलते हैं। ये आपकी वही सम संख्याएं, ठीक है। और दूसरा, ये हमारे पास 2 के गुणज हैं, मीन्स गुणज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीपल्स। तो ये आपके पास हो गए मल्टीपल्स ऑफ 2। तो एक ही बात है, ठीक है। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ नंबर्स मैं लिख रही हूं, ये आप मुझे बताइए। बिल्कुल सही पहचाना, ये तो गिनती है हमारी, जिनको कि हम क्या कहते हैं? सही शब्द बताइए, गणित का क्या होगा? बिल्कुल सही, ये है प्राकृत संख्याएं, मीन्स नेचुरल नंबर्स। संख्याओं के ऊपर बच्चों मैं पहले से ही एक वीडियो आपके लिए बना चुकी हूँ, तो आप एक बार उसको देख लेना अगर संख्याओं से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्लियर? अब आप मुझे ये बताइए कि इनको क्या, इंग्लिश में तो अल्फाबेट्स मेरे पास A to Z हैं, 26 हैं, क्या सबको हम वॉवल्स कहते हैं? मैथ में मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, तो क्या सभी नंबर्स को इवन नंबर कहते हैं? प्राकृत संख्याएं, नंबर्स बहुत सारे हैं हमारे पास, संख्याएं बहुत सारी हैं, तो क्या सभी को प्राकृत संख्याएं कहते हैं? क्या इनकी कुछ खासियत है जो हमने इनको अलग रखा है? बिल्कुल सही, इनकी अपनी एक खासियत है, जिस खासियत की वजह से हमने इनको अलग रखा है। तो इसीलिए हमने इनको अलग से एक नाम दिया। जैसे इनको वॉवल्स कहा, इनको सम संख्याएं कहा, और इनको हमने प्राकृत संख्याएं कहा। तो गणित में क्या इनके लिए हमारे पास कोई शब्द है कि अगर हम इन सबको ही कहना चाहें, एक कलेक्टिवली कोई नाम हम इनको देना चाहें, तो क्या कोई नाम हमारे पास है? बिल्कुल सही है, हमारे पास इनके लिए जो नाम है वो है सेट। तो गणित की भाषा में बच्चों इनको सेट कहा जाता है। तो चलिए सेट के बारे में कुछ जानते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं सेट की डेफिनेशन से। तो सेट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, आप नोट कीजिए साथ ही साथ इसको। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक सेट जो है वो क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। यहाँ जो वेल डिफाइंड है, इसकी बहुत ज्यादा कीमत है आपके पास, इसी से इसकी डेफिनेशन हो रही है। कलेक्शन तो है, लेकिन किनका है? कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जिसका की एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है। तो वेल डिफाइंड से यहाँ क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है, जैसे हमने वॉवल्स की बात की थी, तो अगर मैं वॉवल्स बताती हूँ आपको कि वॉवल्स, मुझसे कोई पूछे तो भी मैं यही कहूंगी कि जो वॉवल्स है वो ये हैं,
अगर आपसे कोई पूछता है तो आपका आंसर वॉवल्स के लिए क्या है, यही होगा। और अगर किसी थर्ड पर्सन से हम पूछते हैं कि वॉवल्स बताओ कौन से हैं, तो वो भी आपको क्या बताएगा, यही बताएगा, है ना। तो ये वेल डिफाइंड है, मीन्स सबके लिए वॉवल्स का एक ही मतलब है और वो यही है। अब मैं आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि आप अपने स्कूल का कोई बेस्ट स्टूडेंट बताइए, तो मेरे लिए मेरे स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट कोई भी हो सकता है। अब आप किसी और टीचर से जाकर पूछते हैं तो उस टीचर के लिए स्कूल का जो बेस्ट स्टूडेंट है वो कोई और हो सकता है। मीन्स सबके लिए एक ही स्टूडेंट जो है वो बेस्ट स्टूडेंट नहीं हो सकता। हो सकता है मैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मेरे सब्जेक्ट में कोई बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन वो दूसरे टीचर के लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्यों बनाएंगे। या फिर कोई आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो वो टीचर अपने अकॉर्डिंग बताएगा। तो यहाँ क्या हुआ कि जो स्टूडेंट है उसकी परिभाषा ही बदल गई, सबके लिए अलग अलग हो गया। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर। ऐसे ही अगर आपसे कोई बेस्ट बुक पूछता है कि आप बताइए कि बेस्ट बुक कौन सी है किसी राइटर के लिए, तो सबके लिए अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। अगर मैं किसी एक बुक को पढ़ती हूँ, मेरे लिए मेरे नज़र में वो बेस्ट हो सकती है, किसी ने किसी और बुक को पढ़ा, उसने कहा नहीं जो ये वाली बुक है ये इतनी अच्छी नहीं है, ये बेस्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबका अपना अलग अलग नजरिया हुआ। तो ये क्या है, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर। सो वेल डिफाइंड से आपका मीनिंग क्लियर हुआ कि जो रिस्पॉन्स है सबका सेम रहे एक चीज की। क्लियर। तो ये है हमारे पास सेट की डेफिनेशन। आई होप ये आपको क्लियर है। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल से बता दिया। अब आगे हम एग्जांपल्स लेंगे और तो उससे पहले मैं आपको थोड़े सा सेट के बारे में बता देती हूँ कि सेट को कैसे लिखा जाता है, कैसे हम सेट को दर्शाते हैं। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास चीज है कि अगर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सेट को जब आपको दर्शाना है तो उसके लिए हमेशा आप कैपिटल अल्फाबेट का यूज करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नोट करते रहेंगे बच्चों साथ के साथ। कैपिटल अल्फाबेट्स, आपने जो कैपिटल अल्फाबेट्स हैं उनका यूज करना है किसके लिए, जब आप किसी सेट को दर्शा रही हैं। जैसे अभी आपने लिखा था प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स, तो अगर आप नेचुरल नंबर्स के सेट की बात कर रहे हैं तो आप वहां पर कैपिटल एन का यूज करेंगे। तो आप जो कैपिटल अल्फाबेट्स हमारे पास है उनका यूज करेंगे किसके लिए, किसी सेट को दर्शाने के। क्लियर। दूसरी चीज आपके पास है कि आप स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज करेंगे किस चीज के लिए, अगर आपको ये दर्शाना हो कि जो सेट है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्योंकि हमने कहा सेट क्या है, कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। तो इन ऑब्जेक्ट्स को आप दर्शाने के लिए किसका यूज करेंगे, स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज करेंगे किसके लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्लियर। ये कैपिटल अल्फाबेट्स किसके लिए आप यूज करेंगे, सेट के लिए। यानी कि अगर आप सेट को दर्शा रहे हैं तो आपको कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज करना है, और जो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं वो किस लिए यूज होते हैं, किसी सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, इनके लिए एक पर्टिकुलर नेम है, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। क्या बोलते हैं इनको, एलिमेंट्स ऑफ सेट। क्लियर। जैसे ये वॉवल्स थे, तो अगर हम इनको सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, मैं एग्जांपल दे देती हूँ यहीं आपको ताकि क्लियर हो। तो वॉवल्स क्योंकि वी से दर्शाते हैं तो हमने कहा कि कैपिटल लिखना है, तो हम वॉवल्स का सेट लिख रहे हैं, तो v इज इक्वल टू, और यहाँ आपको ये ब्रेसेस डालनी है, यानी कि ये करली ब्रैकेट जो है आपने इनका यूज करना है। सो हम अब ये लिख रहे हैं A E I O U। तो ये क्या है, ये हमारे जो वॉवल्स का सेट है इसके एलिमेंट्स हैं। तो अब आप देखिए कि सेट के अंदर 3 मेन चीजें आई हैं यहाँ पर। फर्स्ट चीज कि आपने सेट को किससे दर्शाना है, कैपिटल लेटर से। दूसरे जो पॉइंट है यहाँ पर आया है कि जो एलिमेंट्स है सेट के, यानी कि जो सेट आप बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, तो वो जो एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं सेट के, उनको आपने स्मॉल लेटर से दर्शाया है। और सेट की पहचान क्या है
कि सेट को आपने जो करली ब्रैकेट्स हैं यानी कि जो ब्रेसेस है ये वाली, इनमें लिखते हैं। क्लियर? तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर आप नेचुरल नंबर्स को लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3, ठीक है। नंबर्स भी लिख सकते हैं हम इसमें, और क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, मैंने कोई कंडीशन तो लगाई नहीं, इसीलिए आपने सीखा हुआ है कि हम डॉट डॉट लगा सकते हैं। क्लियर? आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं इसी में। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि सेट्स में और कौन कौन से सिंबल्स का हम यूज करते हैं। थोड़ा सा पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, जैसे अभी हमने एक सेट लिखा था वॉवल्स के लिए, तो वॉवल्स के लिए जो हमारा सेट था वो था A-E-I-O-U, यही हमारे वॉवल्स हैं और हमने इनको करली ब्रैकेट में डाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ जो भी एलिमेंट्स आप लिख रहे हैं उनको आपने सेपरेट करना है कोमे से, यानी कि बीच में आपने कोमा डालना है ताकि वो हमें अलग अलग पता चले। क्लियर? तो अब आपको अगर ये कोई पूछता है कि क्या ई एक वॉवल है, यानी कि क्या ई वॉवल्स के सेट में है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक वर्ड यूज किया जाता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि क्या ये इससे संबंधित है, रिलेटेड है, कोई रिलेशन है इसका उसके साथ। तो हमने कहा कि यस, ई तो एक वॉवल है, तो हम यहाँ गणित की भाषा में उसको कैसे लिखेंगे, ई। अब बिलोंग्स टू लिखना चाहूं वी, ठीक है, लेकिन गणित की भाषा में बार बार अगर मुझे ये लिखना पड़े बिलोंग्स टू, तो क्वेश्चन करते करते हमें बार बार जब इसको यूज करना पड़ेगा तो थोड़ी मुश्किल हमें पड़ेगी इसके लिए। इसलिए हमने क्या किया कि एक सिंबल का यूज किया, और वो सिंबल एक ग्रीक वर्ड है और इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। क्लियर? तो ये हो गया ई। अब इसका मतलब क्या है, ई बिलोंग्स टू वी, मीन्स ई जो है वो जो वोवल्स का सेट है उससे रिलेटेड है, उस ग्रुप में है, उस ग्रुप का एक मेंबर है। क्लियर? अब आप कहते हो कि क्या टी एक वोवल है, तो आप कहते हो कि नहीं, टी तो एक वोवल नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे कि टी इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, हमारा जो ये सेट है वोवल्स का, इस सेट को बिलोंग नहीं करता। फिर हम बार बार तो नहीं लिखेंगे कि टी डज नॉट बिलोंग टू वी, है ना, थोड़ा बार बार ये हमें लिखना लंबा पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, टी, अब आपने लिखा ये तो है बिलोंग्स टू, है ना, संबंध रखता है उससे, और ये आपने इसको कैंसिल कर दिया। सो ये क्या हुआ, डज नॉट बिलोंग टू, किससे, हमारा जो वोवल्स का सेट है। क्लियर? सो वेल डिफाइंड का मतलब क्या था, ये आपको क्लियर है। तो ये वोवल्स का जो सेट है ये हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है वोवल्स। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स, कि आपने सेट्स को किस मेथड से कैसे कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, तो वो हम लिखेंगे। फर्स्ट इज रोस्टर मेथड, ये नाम है, ये विधियां हैं जिनसे आप जो आपके सेट हैं उनको दर्शा सकते हैं, ठीक है। सो पहला हमारे पास क्या है, रोस्टर विधि है। दूसरा जो हमारे पास है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो अभी हम इनकी डेफिनेशन और इनको अलग अलग से सीखते हैं। ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। तो डेफिनेशन आप नोट करेंगे और इसको समझेंगे साथ के साथ। डेफिनेशन क्या है, इन द रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। रोस्टर फॉर्म में आप क्या करते हैं, सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको आप लिस्ट कर देते हैं, मतलब एक जगह लिख देते हैं। जैसे अभी हमने वॉवल्स को एक ही जगह लिख दिया था ना, द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमास। तो बीच में आपने जो एलिमेंट्स थे उनको किससे सेपरेट किया था, कोमास लगाए थे ना, तो वही कोमास हमने लगाए। एंड एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस, और किस में डाल देते हैं आप, इस टाइप की जो ब्रैकेट थी करली ब्रैकेट, उसमें हमने उसको लिख देना है। जैसे अभी आपने वॉवल्स को लिखा था ना, जो हमने अभी लिख के दिखाया था, तो वो जो थे हमारे पास, ये किस फॉर्म में हमने लिखे थे, ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में ही लिखे थे। जैसे देखो ब्रैकेट डाली है ना हमने, यही वाली ब्रैकेट डाली है, जो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट किया है कोमास से, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, दिस इज रोस्टर।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? इन द सेट बिल्डर फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स उस सेट में आने हैं तो उनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है, जो कि मतलब उनके अंदर एक खासियत है जो कि बाहर, अगर उस सेट के बाहर का कोई एलिमेंट होगा उसके अंदर वो खासियत नहीं होगी। जैसे कि आपने अभी वॉवल्स की बात की थी, हमने कहा था कि क्या टी एक वॉवल है? अल्फाबेट तो है इंग्लिश में, तो क्या वो भी एक वॉवल है? तो नहीं, टी एक वॉवल नहीं है, क्योंकि जो वॉवल्स हैं उनकी अपनी एक खासियत है। क्लियर? तो अब अगर आपको इसको वॉवल्स को अगर आप लिखना चाह रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप कैसे लिखते हैं? v इज इक्वल टू एक्स, एक्स या आप कुछ भी इसकी जगह पे कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, ये जनरल होते हैं हमारे पास। जैसे हम आपको कहते हैं ना कि मान लो इस वस्तु की कीमत x है, तो वैसे हमने सिर्फ xy ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट, ठीक है। सो आप लिखेंगे v इज इक्वल टू, सबसे पहली चीज हमने बताई है कि सेट की पहचान क्या है, कि आपने उनको इन्हीं ब्रेसेस के अंदर डालना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो x ये जो आपने डाले ना, ऐसे आपने ये दो ऐसे बिंदी लगा दी, तो इसका मतलब क्या है? सच दैट, ठीक है। तो सच दैट x इज अ, मतलब अब आपने कहा कि x जो है वो क्या है? वॉवल्स है, सारी लिस्ट है वॉवल्स की, और है क्या? अब आपने वो उस x को एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि वो x जो आप यहाँ कह रहे हो ये है क्या चीज, तो आपने कहा कि x क्या है? x इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर? ऐसे ही अगर आप इसकी जगह पे कुछ और लेना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। जैसे अगर हम लिखे यहाँ पर कि जो इवन नंबर्स हैं उनका सेट है, मान लो मैंने इवन नंबर्स के सेट को, सपोज करो ई से मैंने इसको अगर दर्शा दिया, तो हमने लिखा यहाँ पर x, तो इवन नंबर्स की पहचान क्या है, यानी कि सम संख्याओं की पहचान क्या है, कि वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 है। तो आपने लिखा यहाँ पर x सच दैट, अब x बताओगे ना कि x क्या है यहाँ पर, तो x क्या है? x इज अ, ये नहीं आएगा यहाँ पर, आप लिखोगे मल्टीपल ऑफ 2। क्लियर? तो इस प्रकार से, मतलब यहाँ सच दैट के बाद आपने क्या करना है कि ये x किस चीज को दर्शा रहा है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास? दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? चलिए अब एक्सरसाइज से थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको कुछ और क्लियर हो। फिर कोई डाउट आपका रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेट्स हैं और अगर हैं तो कैसे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे। हम आराम से लिख सकते हैं जनवरी, जून, जुलाई। तो फिर क्या ये सेट है? यस, इट इज़ अ सेट। सेकेंड पार्ट इज कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि किसी के लिए कोई राइटर टैलेंटेड हो सकता है, किसी के लिए कोई। नेक्स्ट इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए सेट नहीं है। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। यस, हम बता सकते हैं हमारे क्लास में कितने लड़के हैं, तो वो एक सेट है। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हम आराम से बता सकते हैं 99 तक जो नंबर्स हैं वो सभी लिख सकते हैं हम सेट की फॉर्म में। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। यस, इट इज़ अ सेट क्योंकि हम गिन के बता सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कितने नॉवेल्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। यस, हम उसको सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। बिल्कुल हम आराम से बताते हैं कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, तो वो भी वेल डिफाइंड सेट है। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि किसी के लिए कोई एनिमल डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए कोई एनिमल डेंजरस हो सकता है। सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, हेंस इट इज़ नॉट अ सेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम ले रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके क्या है कि आपको एक सेट ए गिवन है,
ये सेट आपके पास 1 to 6 तक कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं इस सेट के अंदर। तो अब आपने बताना है कि नीचे जो ये क्वेश्चंस आपको ये दिए हुए हैं, आपने बताना है कि क्या ये इससे संबंध रखते हैं या नहीं रखते। ठीक है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू का आपने यूज करना है। तो अब आप चेक कीजिए 5A से, अब आपने जो स्पेस दिया हुआ है वहां पर सिंबल यूज करना है बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू। तो अब आप बताइए कि क्या 5 इस सेट से संबंध रखता है A से। सो यस, तो आप यहां पर क्या करोगे, ये आपने सिंबल लगा दिया एप्सिलॉन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 8। अब आप सेट को देखिए, क्या आपके सेट में कहीं 8 है? नहीं है, तो दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू। क्लियर। ऐसे ही चेक कीजिए, क्या 0 आपके सेट में कहीं आपको नजर आ रही है? नहीं है, तो इसका मतलब यहां भी क्या लगेगा, डज नॉट बिलोंग टू। ओके। 4, क्या आपके सेट में कहीं 4 है? यस, तो बिलोंग्स टू। ठीक है। 2 है? यस है, सो बिलोंग्स टू। 10 है कहीं आपके सेट में? नहीं है ना, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर। चलिए लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, और 3 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमें जो सेट है वो आप बताएंगे किस फॉर्म में दिया हुआ है। यस, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमने क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब ध्यान से समझेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। आपके सेट का नाम क्या है? A। सो A X, ठीक है, X होगा, जो एलिमेंट्स है उनको वो X है। तो अब उसकी डेफिनेशन क्या है कि X है क्या, परिभाषित उसको कैसे किया है कि X जो है एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है बच्चों? पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक है, और पूर्णांक तो है लेकिन कंडीशन भी लगा दी साथ में, पूर्णांक तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो बहुत सारों में कंडीशन क्या है कि जो पूर्णांक है आपका वो कहाँ है, -3 और 7 के बीच में। क्लियर, -3 और 7 के बीच में है। तो अब हम इसको लिखते हैं इस फॉर्म में। सो A इज इक्वल टू, फिर वही ब्रेसेस हमने डालनी है, तो X है। X अब शुरू कहाँ से होगा? -3 से, क्या है वो, बड़ा है, और 7 से छोटा है। तो अब चलिए आप -3 के बाद क्या आएगा? यस, -2, -1, 0, गिनती लिखते चलिए 7 से, क्योंकि छोटा है तो 7 को नहीं लेंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट देखिए, B इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर। X जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, गिनती हमारे पास कितनी है, आप चलते रहिए, प्राकृतिक संख्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन कंडीशन लगा दिए कि कंडीशन क्या है कि वो लेस देन 6 है, यानी कि 6 से छोटा है। तो आप कैसे लिखेंगे? B इज इक्वल टू 6 से छोटे कहाँ होंगे? नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब कंडीशन क्या है? लेस देन 6, यानी कि 6 से छोटे हैं। तो 6 से छोटे हैं, हमें 6 को नहीं लेंगे। अगर वो कहता कि लेस देन इक्वल टू, यानी कि 6 से छोटे भी और उसके बराबर भी, तब हम 6 को लेते। अब उसने कहा है लेस देन 6, मतलब 6 को इंक्लूड नहीं करना है, 6 को आपने उसमें नहीं लेना है। ठीक है, तो इसके बाकी पार्ट्स आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लेंगे। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ले रही हूँ। यहाँ आपको क्या करना है कि ये जो सेट दिया गया है आपको, इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले सबसे पहले नंबर्स को ध्यान से देखिए। आपको 3, 6, 9 और 12, ये आप क्या पहचान सकते हैं कि ये क्या है? आपको लगा कि हाँ ये 3 का पहाड़ा है, बिल्कुल सही आपने सोचा। यानी कि अब हम उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? जैसे हमने अब किया था ना पीछे 2 के गुणज, तो कुछ वैसे ही है, तो वैसे इसको हल करेंगे। सो हम इसको लिख देते हैं, कुछ भी सेट को आप नाम दे सकते हैं, बस वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे वैसे ही X, ठीक है,
फिर सच दैट लगाएंगे क्योंकि आपने अब एक्सप्लेन करना है कि ये x यहाँ पर है क्या, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। n का गुणज है, ये तो बात ठीक है, लेकिन 3 के गुणज तो बहुत सारे हैं। अब आपको बताना है कि 3 का गुणज तो है, लेकिन कहाँ तक जाना है आपको, तो आप लिखेंगे लेस देन 15, ठीक है। 15 से छोटे जो भी उसके गुणज है वो आपने उसमें बता दिए। क्लियर। इसको दूसरा जो तरीका है लिखने का वो क्या है कि आपने इसको ऐसे ही लिखा x सच दैट, अब x तो है लेकिन x है क्या, x इज इक्वल टू 3n, 3n, जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, यानी कि आपने पहले 3 को 1 से गुना किया, 2 से गुना किया, 3 से गुना किया और आप कहां तक चले, 4 तक। तो अब आप इस कंडीशन को लिख सकते हैं आराम से, लेकिन आप पहले यहाँ पर बताएंगे कि ये जो n है वो क्या है, ठीक है। सो n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि n जो है, जो ये स्मॉल n आपने यहाँ पर लिखा, ये क्या है हमारे पास, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब आप ये बताओ कि ये n जाएगा कहाँ तक आपका, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाना है आपका, कि जो n स्मॉल n की वैल्यू है, आपके पास जो n की वैल्यू है वो क्या है, 1 से के बराबर, ये बराबर का निशान हमने डाल दिया और ये लगाया। जब हम इसके साथ में इसको ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि बड़ा है और ये भी लग गया साथ में तो बराबर है, यानी कि n की वैल्यू 1 से बड़ी है और बराबर है, यानी कि 1 को भी लेना है, ठीक है, और छोटी है और बराबर है किसके, 4 के। 4 तक गए हैं ना हम इसमें, ये देखो 4 तक जाएंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो आप इसको इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये दोनों तरीके ही इसके रोस्टर फॉर्म में। क्लियर। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करना, कहीं कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अगेन ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपको बताना है x, a एक सेट है किस चीज का, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो है, यानी कि प्राकृत संख्या तो है, लेकिन ऑड है मतलब विषम संख्या है। तो विषम संख्याएं आपकी कहाँ से शुरू हुई, तो जब हम इन विषम संख्याओं को लिखेंगे तो विषम संख्याएं हमारी कहाँ से शुरू होगी, 1, 3, 5, 7, 9, तो हम वहीं तक जाएंगे। अब इसमें कोई कंडीशन गिवन नहीं थी, इसलिए हमने डॉट डॉट लगाकर छोड़ दिया, ठीक है। एक और थोड़ा इसका पार्ट मैं ले रही हूँ, 4th पार्ट है जो कि सिर्फ बताने के लिए मैं ले रही हूँ, बाकी पार्ट्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट D है, सेट है सच दैट D, X क्या है यहाँ पर, X सच दैट X इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ये जो लॉयल वर्ड है इसके जो अल्फाबेट्स है इनको सेट फॉर्म में लिखना है। देखिए कितना आसान है यहाँ पर, तो L, इसको आपने क्या करना है, सो यहाँ आपको क्या करना है कि सेट को आपने किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो हम अल्फाबेट्स को लिखेंगे L, O, Y और A। सेट बिल्डर फॉर्म में जब दिया हुआ है ऐसे पूरा आपको वर्ड दिया हुआ है, तो जब हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो हम अल्फाबेट्स को रिपीट नहीं करते। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो जो L है वो 2 बार आया है, जबकि जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, L को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं अल्फाबेट्स को यूज करके हमने इस वर्ड को बनाया है। क्लियर। तो सेट में जो अल्फाबेट्स हैं आपके वो रिपीट नहीं होते। क्लियर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 1 2 3 6 आपको गिवन है नंबर्स। तो आप देखिए इनको, ये क्या है, ये प्राकृत संख्याएं हैं और 6 से पूरी भाग हो जाती हैं, इसलिए इसको आपने मैच करना है C से। नेक्स्ट 2 और 3, 2 और 3 आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, मतलब ये अभाज्य संख्याएं हैं और 6 को पूरा भाग कर देती हैं। नेक्स्ट आपके पास मैथमेटिक्स है।
जो कि आपके पास रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसको डी से मैच करेंगे। उसके बाद लास्ट आपके पास है 13579। तो ये क्या है आपके पास, ये आपके पास विषम संख्याएं हैं जो 10 से छोटी हैं। तो इस प्रकार आपकी जो पूरी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।